मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा एक सीधी रेखा के अलोंग मोशन, या फिर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहोगे तो इसी को बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये एक एल को स्पेन करेगा, यानी सिंगल डायमेंशन ऑफ लेंथ को स्पेन करेगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, इधर एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है, वाई हो सकता है, या जेड हो सकता है, या फिर किसी भी रैंडम एक्सिस के अलोंग होगा, बट वो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, यही ऐसा मोशन है जिसको बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, बिफोर स्टडिंग एनी मोशन वी विल स्टडी कि मैकेनिक्स क्या है, राइट। देखो भाई, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ कोज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। कोज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज को स्टडी करने वाली साइंस को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। कोज को देखेगी, इफेक्ट्स को देखेगी, किसके? मोशन ऑफ बॉडीज। जब जब बॉडीज का मोशन होगा, यानी कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाएगी, तो उसके पीछे क्या इफेक्ट है और उसके मोशन से क्या उसके मोशन से क्या इफेक्ट्स हुए और उस मोशन का कॉज क्या था, इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। ठीक है, अब ये मैकेनिक्स तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बॉडीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या मैंने आपको बताया था रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी बताया था बेटा? नहीं बताया? बताया होता तो अब तक यस बोल चुके होते। कोई रैंडम बॉडी एज्यूम करो, ठीक है, इसमें दो पॉइंट लो, एक P1 एक P2। अब इस बॉडी पर फोर्स लगाओ, चाहे तो पुश करो, पुश करने वाला, या पुल करने वाला, या फिर बोलो चाहे तो कंप्रेस करने वाला, चाहे स्ट्रेच करने वाला। अब इसकी पावर जो है ना, बहुत हाई फोर्स लगा दिया मैंने। ठीक है, अब दोनों साइड बराबर फोर्स लगा है। ठीक है बेटा, अब मैं अगर बोलूं कि ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ सच ए हाई फोर्स, तब भी इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी में कोई कमी नहीं आ रही। ना तो ये दूरी बढ़ रही है, ना ये दूरी घट रही है। इन दोनों की बीच की जो दूरी है दैट इज फिक्स्ड। दैट इज फिक्स्ड। P1 और P2 के बीच में जो इनिशियली बिफोर एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स जो दूरी थी, और बाद में इन फोर्स के लगाने के बाद भी उस दूरी में कोई बदलाव नहीं आया। अगर ऐसी बॉडी है, यानी ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है, तो उसी को मैं बोलूंगा रिजिड बॉडी, है ना। अब ये तो हो गया डेफिनेशन, लेकिन मोटा मोटा आपको ये पता चल रहा है कि सर फोर्स लगाने से बॉडी ना तो पिचकनी चाहिए और ना ही एलोंगेट होनी चाहिए, है ना। ना तो ये खिंचनी चाहिए, ना ये दबनी चाहिए। तो ऐसी बॉडी होगी तो दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल लोगे, कोई मेरे को एग्जाम्पल बताएगा ऐसी कठोर ठोस बॉडी का जिसको हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं? बताओगे बेटा? अच्छा, ऐसी बॉडी पॉसिबल है क्या जिसके बीच में दो पॉइंट लिए और कुछ भी कितना भी इनफाइनाइट फोर्स लगाओ और उसमें कोई चेंज ना आए? ऐसी है क्या बॉडी? क्या ऐसी बॉडी एग्जिस्ट करती है? आपको लगता है ऐसी बॉडी हो सकती है क्या? ऐसे कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है बेटा जिसके ऊपर आप कितना मर्जी फोर्स लगाओ, बट ना वो पिचकेगा ना वो एलोंगेट होगा, कुछ नहीं होगा उसको? क्या ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है क्या प्रैक्टिकली? अरे बोलो, कोई तो बोलो। दिल्ली में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, और पंजाब में भी शायद अलर्ट है ना मौसम का कि शायद शीतलहर चल सकती है या फिर कोल्ड वेव चल सकती है। उससे डर गए हो लगता है आप सब लोग। नहीं डरे? ठीक है, तो फिर आंसर दो। नहीं डरे तो आंसर दो बेटा। देखो मैं बताता हूँ, आप किसी भी कोई भी ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि फोर्स तो आप कितना भी लगा सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ इनफाइनाइट फोर्स, यानी कि बहुत हाई, बहुत लार्ज क्वांटिटी, बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर आप इस पे लगा रहे हो,
तब भी P1 और P2 के बीच की दूरी कम नहीं हो रही, तो ऐसी बॉडी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि रिजिड बॉडी केवल एक कंसेप्ट है, दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट, है ना। हम सिर्फ कंसेप्ट के लिए ही बोल रहे हैं कि दिस इज ए थियोरेटिकल बॉडी, ऐसा कंसेप्ट हो सकता है, बट रियल लाइफ में रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती। मान लो आप अगर इसको आयरन की भी लो, है ना, मान लो एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल ले लेते हो कि आयरन ले लिया आपने, है, आयरन के ऊपर भी अगर अगर आप इनफाइनाइट फोर्स लगाओगे तो क्या वो पिचक के पापड़ नहीं बन जाएगा, बिल्कुल पतला नहीं हो जाएगा, एक थिन शीट ऑफ मेटल में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइट फोर्स उसको आप एलोंगेट कर ऐसे पिचकता हुआ चला जाएगा और एक थिन शीट ऑफ मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होता है वैसा सा कुछ हो जाएगा उसका। तो रियल लाइफ में ये बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी हम इस कंसेप्ट को स्टडी करते हैं, क्यों? क्योंकि एज फार एज अवर एप्लीकेशन इज कंसर्न्ड, फॉर एग्जांपल मैं एप्लीकेशन लेता हूँ, मैंने माउस लिया, ठीक है, आपको माउस दिख रहा है, अब इस माउस का पर्पज क्या है, जस्ट स्क्रॉल करा दे ये मेरे को, है ना, ऐसे पकड़ के मैं इसको स्क्रॉलिंग कर लूँ इससे, यानी माउस से पॉइंट कर लूँ चीजों को, तो इस पर्पज में या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इसमें तो ये डिफॉर्म नहीं हुआ ना, इस एप्लीकेशन जो मेरा सिंपल सा काम ये था, ड्यूरिंग दिस एप्लीकेशन पर्पज ये डिफॉर्म नहीं हुआ, इसके बीच में कोई ज्यादा ही ना तो ये पिचका ना कुछ और हुआ, तो ये रिजिडली बिहेव कर रहा है ना, तो इसीलिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन मैं इस माउस को रिजिड बॉडी बोल सकता हूँ। बट क्या इस माउस के ऊपर मैं हथौड़ा मार सकता हूँ, ऐसे हैमरिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर मेरा वो एप्लीकेशन है तो उस पर्पज के लिए ये रिजिड बॉडी नहीं है, यानी मैं इस माउस से किसी चीज को तोड़ थोड़ी सकता हूँ पकड़ के, मान लो जो काम हैमर से लेना वो इसमें माउस से नहीं ले सकता, तो दिस मीन्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज दिस माउस इज नॉट अ रिजिड बॉडी। हैमर से मुझे क्या करना है, हैमर से मुझे तोड़फोड़ करनी है, तो उस पर्पज के लिए हैमर इज कंसिडर्ड अ रिजिड बॉडी। तो अप्रोक्सीमेट रिजिड बॉडीज होंगी, रिजिड बॉडी का मतलब हुआ ठोस कठोर, इस तरीके के आप पर्यायवाची यूज कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेट रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट करेंगी, बट ट्रू सेंस में कोई भी बॉडी, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट वो रिजिड बॉडी को अप्रोच नहीं करेगा, बट एप्लीकेशन अगर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो उस पर्पज के लिए रिजिड बॉडी है। अब मोटा मोटा समझ आया, अब बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बताता हूं कि जब मैकेनिक्स के फोर्स लगेंगे, व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, तब जो इन बॉडीज पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेंगे, उस फोर्स के लगने की वजह से उस कोई भी मास है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें डिफॉर्मेशंस नहीं आएंगे, है ना, उसमें डिफॉर्मेशंस इतने आएंगे, इतने कम होंगे कि वो हमारे लिए प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, हमारे लिए प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम उनको रिजिड बॉडीज बोल देंगे। तो मतलब ये हुआ कि मैकेनिक्स में जो हम स्टडी करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, बस उसमें मोशन आना चाहिए, एक्सेलरेशन आना चाहिए, रिटार्डेशन आना चाहिए, बट वो उसकी शेप चेंज ना हो, है ना। मैं जब इस बॉल को गिरा रहा हूँ ग्रेविटेशन में, तो सिर्फ इसमें ग्रेविटी से इसकी पोजीशन चेंज होगी, ना कि ऐसे शेप चेंज हो जाए इसकी, तो दैट इज ए रिजिड बॉडी एज फार एज ग्रेविटेशन इज कंसर्न्ड। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अर्थ पे है वो कंसिडर है। अब एक ड्रॉप गिर रही है, सपोज करो कोई बूंद गिर रही है ऊपर से, तो बूंद की शेप तो स्फेरिकल नहीं होती, बूंद की शेप थोड़ी ऐसे अलग सी होती है, देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बूंद की शेप जो हम पोएम्स में और मूवीज में और इन सब में देखते हैं एनिमेशंस में, वो तो ये होती है, राइट, कि नीचे गिर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही। बट ट्रू साइंस में, फिजिक्स या हम फ्लूइड मैकेनिक्स की साइंस में, जो एक्चुअल शेप होती है ड्रॉप की, फॉलिंग ड्रॉप की, वो बेटा ऐसी होती है, ये थोड़ी थोड़ी यहाँ से चपटी और होती है ऐसे, तो ऐसे गोल नहीं होती बट ऐसी सी होती है, ठीक है, जब वो बूंद गिर रही होती है तो, लेकिन ये स्फीयर तो नहीं हुई ना, ये डिफॉर्म हो गई, ये गिरते समय एयर के ड्रैग से, जब एयर का ड्रैग था इस पे, हवा इसके आसपास से जा रही थी ना, तो उसकी वजह से इसमें कुछ ड्रैग फोर्स था, यानी कि उस पर घर्षण पैदा हो रहा था इसके सरफेस पे, तो फ्रिक्शन, सरफेस पे एयर का फ्रिक्शन इसके सरफेस पे वाटर के सरफेस पे था, तो उसकी वजह से उसने ये शेप ले ली, तो ये डिफॉर्म हो गई, तो ये एक रिजिड बॉडी नहीं हुई उस एप्लीकेशन के लिए। बट बॉल थी, बॉल पे एयर का ड्रैग इतना ज्यादा नहीं था कि ये इसको डिफॉर्म कर पाए,
तो इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जहाँ बूंद थी उसको रिप्लेस करके बॉल कर दो, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ रिजिड बॉडी फॉर द एप्लीकेशन। तो मैकेनिक्स में हम ये सब डिफॉर्मेशंस नेग्लेक्ट करेंगे, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि द बॉडीज आर रिजिड बॉडीज। अब मैकेनिक्स समझ आ गया कि कोज एंड इफेक्ट का हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। अब पहला आता है काइनेमेटिक्स। अगर हम इंटरेस्टेड हैं केवल इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स मतलब मोशन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन क्या हो सकते हैं बेटा? लोकेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सिर्फ हम इन सब चीजों में जिज्ञासा रख रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन द इफेक्ट्स, तो वो स्टडी हो गई काइनेमेटिक स्टडी, ठीक। और अगर हम कंसर्न है कोज के बारे में भी, कोज ऑफ मोशन की, मोशन को करने वाला क्या कारण है, तो हम उसको बोलेंगे डायनेमिक्स। और मोशन को केवल एक ही कारण एक ही चीज है जो मोशन को या तो कर सकती है या मोशन को रोक सकती है, एंड दैट इज नथिंग बट फोर्स। फोर्स के एप्लीकेशन से ही मूविंग ऑब्जेक्ट्स रुक सकते हैं, या फोर्स के एप्लीकेशन से ही रुके हुए ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकते हैं। तो अगर फोर्स आ रहा है स्टडी में या हमारी इक्वेशंस में फोर्स आ रहा है, तो दैट मींस दैट इज अ पार्ट ऑफ डायनामिक्स, ठीक है। जैसे क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम लोग, उसको ही उसमें फ्लूइड डायनामिक्स, जब फोर्स आ गया, ऐसे ही काइनेमेटिक्स में नहीं आता फोर्स। अब मुझे बताओ, हम लोगों ने देख लिया ये, अब दो चीजें और आएंगी, मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट, पहले मैं मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कब? जब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है। तो विद टाइम इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो उसको बोलेंगे कि वो मोशन में है। ये तो अंग्रेजी की बात होगी, लेकिन आपको, आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा, अभी देखा, एक घंटे बाद देखा, अगर वो वहीं पे है, कहीं हिला डुला नहीं है, तो दिस मीन्स कि वो मोशन में नहीं है। अगर उसने पोजीशन चेंज कर ली कुछ टाइम बाद, यानी कि एक बार देखा, दोबारा देखा, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, रीजन कुछ भी हो जाए वो, अगर कोज के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं, अगर हम कोज के बारे में इंटरेस्टेड हैं, दिस मीन्स कि वी वी आर स्टडिंग इट इन द डायनेमिक्स पार्ट, है ना। तो ये देखो मोशन है, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पोजीशन अगर सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, तो हम उसको बोलेंगे कि द ऑब्जेक्ट या द बॉडी इज एट रेस्ट। अब मुझे बताओ, आप लोग में से किन को लगता है आप जहां बैठे हो वहां पर रेस्ट पे हो या मोशन पे हो? आर यू इन रेस्ट या मोशन? जो रेस्ट पे बोल रहे हैं कि वी आर एट रेस्ट, वो हैंड रेज करो। भाई आप लोग अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे ना टाइम के साथ साथ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, हाथ तो मूव कर ही रहे होंगे आप लोग, बट वैसे ओवरऑल देखो तो आप पोजीशन चेंज कर रहे हो क्या टाइम के साथ? तो फिर आप रेस्ट पे हुए। अब कितने बच्चों को लग रहा है कि आप रेस्ट पे हो? ठीक है। कितने बच्चों को ये लगता है कि आप रेस्ट पे नहीं हो? जिनको लगता है कि यू आर इन मोशन, ठीक है। देखो, बराबर बातें हैं, जो रेस्ट पे लग रहा है वो भी बहुत सही है, जिनको लग रहा है जैसे तन्वी, तनप्रीत, इन सबको लग रहा है कि वो रेस्ट पे नहीं है, दे कंसीडर देमसेल्फ टू बी इन मोशन। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सभी सही हो। जिन लोगों ने बोला कि वी आर एट रेस्ट, वो भी सही है, जिन्होंने बोला कि वी आर इन मोशन, तो वो भी सही है। अब देखो, जिन बच्चों ने बोला कि सर वी आर एट रेस्ट, उनका कुछ कुछ व्यू पॉइंट इस तरीके का, वो यहाँ से देख रहे हैं कि यार मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, और मेरे सामने मेरा लैपटॉप या फोन रखा हुआ है, मेरे आसपास की दीवारें हैं, टेबल चेयर हैं, इन सब के रिस्पेक्ट में, यानी ये मेरे सराउंडिंग्स है, इन सब के रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मैं एकदम से वहीं फिक्स बैठा हूँ। दिस मीन्स कि आई एम एट रेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी रेस्ट पे हूँ, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंज नहीं कर रहा जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है भाई, आप अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज नहीं कर रहे पोजीशन, दिस मीन्स यू आर एट रेस्ट। अब जिन बच्चों ने मुझे बोला कि सर वी आर इन मोशन या वी आर इन मोशन, तो उन्होंने कुछ इस नजरिए से देखा, उन्होंने देखा कि वी आर ऑन प्लेनेट अर्थ, हम अर्थ के ऊपर हैं, और अर्थ क्या कर रहा है, जो इसकी टिल्टेड एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है।
है ना। तो अर्थ रोटेट कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष में और जो ऑब्जेक्ट्स हैं और प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, इन सब के रिस्पेक्ट में अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सन के रिस्पेक्ट में अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ऑल्सो अर्थ इज इन रेवोल्यूशन, है ना, रेवॉल्विंग अराउंड द सन। तो उनको लगा कि यार अर्थ के ऊपर मैं बैठा हूं, अर्थ खुद मोशन में है, तो दिस मीन्स आई एम इन मोशन। तो फिर आपको लगेगा कि मैं मोशन में हूँ। तो उनका व्यू पॉइंट कुछ ये था। अब देखो दोनों ही सही हो, क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग, सब कुछ मूव कर रहा है। सो ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है किसकी, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट की। जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपको देखना है और दूसरा ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, इसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। क्यों बेटा, यहाँ पे तीन चीजें इंक्लूडेड है। पोजीशन चेंज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स क्या चूज करेंगे वो आपकी चॉइस है। तो कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट है, everything at a particular moment of time can be in a state of rest or in motion or in both simultaneously, but it will be always in both the states ना, दोनों स्टेट में होगा। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ोगे तो आप उसको बोल सकते हो कि इट इज इन रेस्ट और इज इन मोशन अनलेस यू स्पेसिफाई द सराउंडिंग्स। ठीक है। अब जैसे पहले जो जिन बच्चों ने बोला कि हम रेस्ट पे थे, अगर वो अपनी पूरी बात क्लियरली बताते तो उनकी बात कुछ इस तरीके से होती, उनकी बात कुछ इस तरीके से होती। देखो अगर ये बच्चे बोलते हैं कि सर वी आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग्स, और जो सराउंडिंग्स है वो वॉल है, टीवी है या फिर ऐसे है ना, या सर वी आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स, तो मैं मानता बिल्कुल ठीक है। जैसे तन्वी और तनप्रीत ने बोला था कि सर वी आर इन, फिर ये लोग ये बोलते हैं कि सर वी आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू मून, विद रिस्पेक्ट टू सन, है ना। तो फिर इनकी बात भी सही होती है, यानी आप अपनी सराउंडिंग्स अगर स्पेसिफाई कर देते हो तो फिर जो है आंसर एक आएगा। अब ये भी अधूरा आंसर हुआ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है। ये लास्ट स्टेटमेंट ध्यान से देखो सब लोग, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, केवल, या फिर पर्टिकुलरली बोले कि सिर्फ मोशन, या फिर पर्टिकुलर बोले कि रेस्ट, है ना। एब्सोल्यूट का मतलब हुआ कि मोशन है तो फिर मोशन ही है, चाहे कुछ भी सराउंडिंग ले लो, जो मर्जी ले लो, मोशन का मतलब मोशन। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो एब्सोल्यूट मोशन कोई चीज होती है, ना एब्सोल्यूट रेस्ट कोई चीज होती है। होता क्या है, रिलेटिव मोशन एंड रिलेटिव रेस्ट। तो रिलेटिव मोशन या रिलेटिव रेस्ट की हम बात करें तो रिलेटिव में क्या शब्द आ रहा है, देखो रिलेटिव का मतलब है कि इन रेफरेंस टू सम अदर थिंग, इन रेफरेंस टू, इन रिलेशन टू। रिलेटिव से क्या है, रिलेशन, इन रिलेशन टू समथिंग अदर देन द ऑब्जर्वर, और वो क्या है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग अगर आप स्पेसिफाई करते हो तो फिर आप बोल सकते हो। अब देखो रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन ही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे देखो कंप्लीट स्टेटमेंट जो होगी, ये बच्चा बैठा हुआ है अपने कंप्यूटर लैपटॉप सबको लेके पढ़ रहा है, तो ये बोलेगा कि सर आई एम इन स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू माई इमीडिएट सराउंडिंग्स, है ना, जो मेरी बिल्कुल निकटतम सराउंडिंग्स है उनके रिस्पेक्ट में मैं कंप्लीटली रेस्ट में हूँ। ऑब्वियस, अब पूरी 100% करेक्ट बात होगी। सर आई एम इन स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू माई इमीडिएट सराउंडिंग्स। ठीक है। अब जैसे तन्वी तनप्रीत ने बोला था कि सर वी आर इन स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सन, विद रिस्पेक्ट टू अदर हेवनली बॉडीज, विद रिस्पेक्ट टू मून, राइट। अब हर एक चीज मोशन में है, क्यों है, क्योंकि अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जो भी हमारा ब्रह्मांड में चीजें हैं, हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, वो एक दूसरे से दूर दूर जाते जा रहे हैं। आफ्टर बिग बैंग क्या स्टार्ट हुआ था, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग टू अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वो एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग अवे। तो क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, उन सबके बीच में दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और बढ़ेगी कैसे, फॉर द डिस्टेंस टू बी इंक्रीज दे हैव टू बी इन मोशन। तो वो एक दूसरे से ऑलरेडी रिलेटिव मोशन में है। बट हम लोग अगर ऑब्जर्वर ही ऐसा चूज कर लें जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बैठा हुआ हो, तो दैट इज ए पॉसिबिलिटी, वहां पे रेस्ट में हो सकता है। कैसे,
अर्थ पे बैठे हुए अर्थ के साथ घूम रहे हैं और अर्थ को ही देख रहे हैं, तो फिर अर्थ के साथ रेस्ट में है ना। बस ये। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको। ये बच्चा बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, ठीक है। अब क्या होगा, ये बस चली गई राइट साइड, तो इसने बस को देखा, क्या ये बस इस बच्चे के हिसाब से मूव करी? क्या इस बस का मोशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय? यस सर। मोशन हुआ। तो इस ये बच्चा दो चीजें बोल सकता है, देखो यहाँ पे इंग्लिश का बड़ा खेल रहेगा, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे। ये बच्चा बोलेगा क्या, कि सर दिस बस इज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ट्री, क्योंकि इसने ट्री को भी देखा और बस को भी देखा, फिर देखा कि ट्री के से इस बस की दूरी कंटिन्यूअसली बढ़ती चली गई, तो उसने बोला कि बस क्या है, रिलेटिव मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ट्री। और ये बच्चा खुद भी ट्री के नीचे है, तो ये खुद भी बोल सकता है कि द बस इज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू मी। या फिर तीसरी चीज ये भी बोल सकता है, जैसे यहाँ पे ग्राउंड है ना भाई, जिस पे ये रोड बना हुआ है वो एक ग्राउंड पे बना हुआ है, तो ये भी बोल सकता है कि द बस इज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सबके साथ मोशन में। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा बस के ऊपर बैठ गया, इसमें ये बच्चा बस के ऊपर बैठ गया। अब जैसे जैसे बस जा रही है ये भी जा रहे हैं उसके साथ साथ, तो अब बस इस बच्चे के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो ये बोल सकता है कि सर द ट्री इज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू बस, या सर द ट्री इज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू मी। खुद इसके साथ ट्री रिलेटिव मोशन में है, क्यों? क्योंकि वो उसको दिख रहा है कि पेड़ पीछे जा रहा है। फिर बस के हिसाब से भी दिख रहा है, क्योंकि वो बस को देख रहा है और ट्री को देख रहा है, उसको लग रहा है कि ट्री कंटिन्यूअसली बस से पीछे की तरफ जा रहा है, तो इट इज इन स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन। या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी बोल सकता है कि सर द बस इज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि ग्राउंड के साथ भी बस जो है वो मोशन कर रही है। अगर यही बच्चा खुद इस बस को देखे, तो फिर ये क्या बोल सकता है कि द बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, क्योंकि ये बच्चा बस के साथ 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 जा रहा है, तो उसको बस मूव करती हुई नजर नहीं आ रही, तो बोलेगा द बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। तो अब आपके पास ये पता चल गया कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट ये जो होंगे ना, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट में है या फिर रिलेटिव मोशन में है, और रिलेशन किसका होगा, ऑब्जेक्ट का और ऑब्जर्वर का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस सर। इसी की अंग्रेजी सब में लिखी हुई है ना, इन्हीं का थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश लिखा हुआ है, ये पढ़ लेंगे जब नोट्स पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। अब हमने तीन चीजें की बात करी। पहला क्या देख रहे थे कि बस थी, दूसरा था ट्री, ये ट्री था, और तीसरा क्या था, ग्राउंड था। तो ऐसा था, है ना, ये बस मूव कर रही थी। अब हमें एक चीज आई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, कि जिसके रेफरेंस में हम उस चीज को देखेंगे। लाइक हमने बस के मोशन को देखा, किसके रेफरेंस में देखा, ग्राउंड के रेफरेंस में देखा, कि ग्राउंड के हिसाब से बस जो है वो मूव कर रही है, तो उस केस में ग्राउंड हमारा क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी हमारा देखने का नजरिया। बस इतना सिंपल ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर ट्री के रिस्पेक्ट में खाली देख रहे हो तो ग्राउंड वगैरह को भूल जाते, ग्राउंड है ही नहीं। ट्री के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ट्री वुड हैव बीन अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उस केस में ट्री हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता। तो इतनी सिंपल सी चीज है। बट हाँ, इंग्लिश में सुनने में लगेगा कि पता नहीं क्या भयंकर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखने के नजरिए को। अब इसको क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, इस मोशन को हम क्वांटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, वही अपना जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी को यूज करेंगे, एक्स वाई और जेड को। तो अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड हो सकता है कि ओरिजिन है, ओरिजिन को मैं पकड़ के एक पॉइंट पे रख दूंगा, उस पॉइंट पे जब ओरिजिन, एक पॉइंट पे जब ओरिजिन रहेगा, मान लो ट्री था, है ना, मैंने ट्री को यहाँ इमेजिन कर लिया कि ट्री मेरा 0 0 पे है, ठीक है। अब ट्री को मैंने 0 0 पे रख दिया, बस कहीं मूव करेगी तो ये बोल देंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्री। और क्वांटिफाई करने का, यानी कि उसको कुछ मैग्नीट्यूड देने का कि कितनी वेलोसिटी है, कितना चेंज आ रहा है, तो उसके लिए हम ये यूज कर लेंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को।
तो इसको यूज करते करते हमें नंबर्स मिलने लगेंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने पे गया है। बस ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल। बाय डिफॉल्ट हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं अर्थ को या ग्राउंड को, है ना। ग्राउंड के रिलेशन में सबको देख लेंगे, वो इजी रहता है। बाकी जैसे जैसे जरूरत महसूस होगी वैसे अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्वेश्चन में अगर आए तो हम आपको समझा देंगे। अब देखो टाइप ऑफ मोशन, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल है। या तो 1D मोशन होगा या 2D मोशन होगा या फिर 3D मोशन हो सकता है। 1D क्या होगा? 1D वो होगा जो एक सीधी रेखा के अलोंग होगा, अलोंग स्ट्रेट लाइन। वही हम पढ़ने वाले हैं। या तो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस के हो या जेड हो या किसी भी रैंडम स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर मोशन है तो दैट इज 1D मोशन। अब 2D मोशन में दो एक्सिस का रिक्वायरमेंट होगा, एक्स या वाई, कोई भी दो एक्सिस। यानी एक प्लेन में अगर मोशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल जो हम स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये क्या होगा? टाइप ऑफ 2D मोशन होगा। फिर अगर 1D भी नहीं है, 2D भी नहीं है, कोई जनरल मोशन है तो उसको बोलेंगे 3D मोशन, की इसमें तीनों के तीनों एक्सिस हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब जनरल मोशन क्या हो सकता है? सपोज करो आप खुद बैठे हुए हो अर्थ के ऊपर, और अर्थ क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है, साथ साथ में सन के अराउंड रेवोल्यूशन भी कर रहा है। तो ये यहाँ पे आप बैठे हो, अगर सन को आप रेफरेंस फ्रेम ले रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर ऑब्जर्वर यहाँ पे सन के हिसाब से आपको देख रहा है, तो आप सन के हिसाब से जनरल मोशन में हो। क्यों बेटा? क्योंकि आप एक तो रिवॉल्व कर रहे हो, ऊपर से रोटेट कर रहे हो, तो इन दोनों का सुपर इम्पोज्ड जो मोशन आएगा वो ना 1D रहेगा ना 2D, 3D रहेगा, और उसको जनरल मोशन बोलेंगे। तो इस तरीके के मोशन आपको काफी मिलने वाले हैं जनरल मोशन, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मोर प्रैक्टिकल लाइफ में, जब जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो डे टू डे लाइफ में, तो जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मोशन है दैट इज जनरल मोशन या फिर 3D मोशन इटसेल्फ। बट हमारे सिलेबस में नहीं है 3D मोशन की इक्वेशंस, तो हम लोग इसको बुक्स में इतना नहीं देखेंगे। बट 1D और 2D ये काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस होगा, और उसी का पहला पार्ट है 1D मोशन या फिर मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो हम इसके बाद देखने वाले हैं। चलो, अब इसी लाइन में बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो बताओ मेरे को डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Distance is distance. हाँ, एक एक करके बताओ। हैंड रेज कर लो, मैं नाम ले लूंगा, फिर आप बताना। हैंड रेज कर लो जिनको भी कंट्रीब्यूट करना है, जिनको बताना है। हाँ आरुषि बताओ बेटा। The length of actual path traveled by a particle between initial and final position is called distance. सही है, बिल्कुल सही है। और बताओ। अरे बता रहे थे, Shortest तन्वी। short तन्वी बता रही थी कुछ, हाँ। हाँ आरुषि बताओ बताओ। shortest path between initial and final position is called displacement. ठीक है, तन्वी बताओ अब क्या बता रहे थे आप? Distance is a scalar quantity that reference to how much ground an object has covered during its motion. Displacement is a vector quantity that refers to how far out of a place an object is. It's the point overall change in position. ठीक है, ठीक है। हाँ, लिनिका आप बता रहे थे ना बेटा? So distance length होता है from starting point to final point and displacement is the shortest length of any particle. शॉर्टेस्ट लेंथ? नो नो नो, ऑफ एनी पार्टिकल नहीं होगा बेटा। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। चलो मैं बताता हूँ अभी। आपका नाम एक बार आप प्रोनाउंस करोगे? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आपका नाम एक बार बताओगे बेटा? मैं एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा इसका? लिनिका? Sir Linika Chumi. अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक ही पढ़ रहा था मैं। ओके, मैं कंफ्यूज रहता था यार। मैं वहाँ भी नॉर्थ ईस्ट में भी था, गुवाहाटी में, वहाँ भी मेरे कुछ दोस्त थे, उनका नाम एक का था, मेरे को याद आ रहा है, वैंगशु करके था। एक एक और भी था दोस्त, मतलब
जो हम लोग यूज करते हैं ना इधर, तो उससे अलग होता है, तो मैं पूछ लेता हूँ, तो इसमें बुरा नहीं मानना बेटा, ठीक है। Yes, sir. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि गलत प्रोनाउंस करने से ना कई बार वो हो जाता है कि फिर बार बार मैं भी करेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना उस चीज को, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे आपने बताया काफी सही है कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो पहली बात तो ये कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन्हीं की दोनों की बातें हो रही है। इनिशियल पोजीशन मानो ये है, एक ये फाइनल पोजीशन है। मान लो इनिशियल को मैं आई से लिख देता हूँ और फाइनल को एफ से लिख देता हूँ, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन दोनों की बातें हो रही है। अब द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब हुआ कि इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। चलो हम इनिशियल से स्टार्ट करके चले, घूमते फिरते पहुंचे फाइनल। अब जो एक्चुअल पाथ इस ड्यूरेशन में ट्रेवल किया गया, दैट इज द डिस्टेंस। यानी अगर इस ग्रीन कलर का जो पाथ है, इस पे मैं एक धागा रखूं और उसको ओवरलैप करता चला जाऊं, तो उस धागे को स्ट्रेच करके जो लेंथ आएगी, उसको पूरा सीधा करके जो लेंथ आएगी, दैट इज द ट्रू लेंथ या फिर एक्चुअल लेंथ ऑफ द Distance. पाथ ट्रेवल्ड। उसको मैं बोलूंगा कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, ठीक। और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ब्लू कलर वाला होगा, ठीक। या फिर इसको बोलेंगे कि ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है ना डिस्प्लेसमेंट। आपने बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी इनिशियल पॉइंट पे उसका टेल होगा वेक्टर का और फाइनल पॉइंट पे उसका हेड होगा, एरो हेड फाइनल पॉइंट पे होगा। तो ऐसा वेक्टर, और वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होते हैं, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि सर आपको कोई पूछता है रास्ता, तो आप ये बोलते हो ना कि अच्छा मार्केट किस साइड है, तो आप उंगली से बोलते हो कि उस साइड है। कोई ऐसा बोलता है कि सर उस साइड है, ऐसे हाथ करके कोई रास्ता बताता है क्या? नहीं बताता ना। तो इसीलिए वेक्टर्स हमेशा सीधे होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन पॉइंट करना है। इफ यू हैव टू पॉइंट द डायरेक्शन, तो यू हैव टू यूज अ स्ट्रेट रेफरेंस, सीधा आपको रेफरेंस यूज करना है। तो इसलिए वेक्टर्स हमेशा स्ट्रेट होने वाले हैं। वेक्टर का टेल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल इज गोइंग टू बी ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे उसका हेड होगा। तो ऐसा वेक्टर जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दे, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ आपको पता चलेगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैन ओनली बी कैलकुलेटेड बाय जॉइनिंग देम यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना, सीधी रेखा। क्योंकि इससे शॉर्टकट आप जा नहीं सकते, स्ट्रेट लाइन में ही जा सकते हो, चाहे वो 2D हो 3D हो, जो जितना भी डायमेंशन हो, स्ट्रेट लाइन इज गोइंग टू बी द एटलीस्ट इन 3D। 4D में नहीं हो सकता, 4D में स्ट्रेट लाइन नहीं होगा शॉर्टेस्ट पाथ, बट 3D स्पेस है हमारा, 3D में शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। अब मान लो एक पहाड़ है, आपको ये रेड कलर का बुरा सा पहाड़ दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है होम आपका, इधर आपका स्कूल है, ठीक है। अब आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, तो अब ये पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा मेरे को, मैं नीचे से नहीं जा सकता, कोई रास्ता सुरंग कुछ है नहीं, तो ये रास्ता है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का जो पाथ है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है बेटा। और इसी के अलावा जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये पहाड़ आए नदी आए जो मर्जी आए, बट हमारी लाइन केवल सीधी सीधी जाए। तो Displacement. ये सीधी सीधी लाइन जो जाएगी पहाड़ को चीरते हुए, सब कुछ तोड़ फोड़ते हुए, नदी आए जो मर्जी आए, कोई कुछ भी आए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड वो होगा जो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि बीच में कुछ आ गया तो शॉर्टेस्ट ये होगा। देखो कुछ बच्चे ये भी सोच जाते हैं कि सर शॉर्टेस्ट तो ये होगा कि मैं बिल्कुल इससे चिपक के गया, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल इसके ऊपर से इधर से आ गया इधर से, तो क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होगा जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ना, वहां पे आप बस शॉर्टेस्ट ले लो, उसके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो डिस्टेंस हो गया जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो आपको ये चीज समझ आती है। अब
इसके अलावा यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो, एक स्टूडेंट है, वो 0 से चल के गया 6 पे, फिर 6 से चल के 2 पे आ गया, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, फॉरवर्ड मोशन में 6 मीटर और बैकवर्ड में 6 से 2 पे आया तो 4 मीटर, तो उसका टोटल डिस्टेंस 10 मीटर आ गया। 10 और meter. वहीं अगर ये डिस्प्लेसमेंट देखो आप कि 0 से चल के गया 6 पे, तो चलो 6 पे गया सर, फिर 6 से वापस आ गया 2 पे, तो इनिशियल पोजीशन वाज 0 मीटर एंड द फाइनल वाज 2 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर 2 इन द meter. पॉजिटिव डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये अंतर है कि डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ है और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस है। चलो ये समझ आता है। इसी को दूसरे तरीके से देखोगे तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है कि एक बॉल थी, वो ए से चल के बी पे गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वेक्टर ए बी के बराबर, ए से बी गई तो ए बी के बराबर, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बात कर रहे हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी की तरफ गई, तो वेक्टर ए बी होगा जो जिसका टेल ए पे होगा और हेड बी पे होगा, इस वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ ए बी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट पहला क्या हुआ, ए बी वेक्टर के बराबर, फिर बी से सी पे आई, तो बी वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर एंड सी वाज द फिनिशिंग पॉइंट, तो वेक्टर बी सी ये दूसरे नंबर का डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया फ्रॉम बी टू सी। फाइनली बॉल इज एट सी पॉइंट, तो मैं अगर लिखना चाहूँ कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉल आफ्टर दीज मोशन, तो ए से सी, ए से बी गई और बी से सी आई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ दीज टू, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। वो किसके बराबर भी होगा, वो ए से सी के बराबर भी होगा, क्यों, क्योंकि आप ए बी में जब बी सी ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, वेक्टर ए सी के बराबर। और ए सी वेक्टर क्या होगा, ए से सी को जाने वाला वेक्टर, ए से सी की तरफ जाने वाला वेक्टर, तो दैट इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ ए बी एंड बी सी। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट पता पड़ गया कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट है उनका वेक्टर सम ले लो, फाइनल वही आएगा डिस्प्लेसमेंट, जो एक्चुअल उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, राइट। और डिस्टेंस कवर्ड करना है तो जितने भी आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं उन सब के मैग्नीट्यूड्स को जोड़ते हुए चले जाओ, जितने भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं उन सब के मैग्नीट्यूड्स को जोड़ दो, तो ए बी वाज अ डिस्प्लेसमेंट, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, प्लस में बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो अब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता था ना भाई। अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन को ये मानूं, दिस इज द माय पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये वेक्टर बी सी तो पॉजिटिव से उल्टी तरफ जा रहा है, तो दिस मीन्स इट्स अ नेगेटिव वेक्टर। तो जब नेगेटिव रहेगा तो हमारा माइनस ना हो जाए, इसलिए हम मोड ले लेते हैं, तो इसलिए हमें एक्चुअल पाथ लेंथ हमारी ऐड हो जाती है इन दैट केस। ये हो गया। अब देखो ये तो आपको बता दिए थे कि वेक्टर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन है ताकि आप कर पाओ क्वेश्चन को। पोजीशन वेक्टर सेम स्लाइड है जो हमने वेक्टर्स में देखी थी। पोजीशन वेक्टर क्या था, इट इज द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन 0 0 0 के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पी की जो पोजीशन बताए दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। और आर को लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, ये याद है सबको कि x वाज द कंपोनेंट इन पॉजिटिव x एक्सिस, इसलिए आई कैप के साथ लिख दिया, क्यों, क्योंकि आई कैप वाज द यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव x एक्सिस, सिमिलरली y j कैप एंड z k कैप। तो आई कैप वाज द पॉजिटिव यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव x एक्सिस, j कैप वाज इन द y एक्सिस एंड k कैप इन द z एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे पॉइंट P का वो दिखाया था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसने पोजीशन वेक्टर ने R1 ने, ऐसे ही सिमिलरली पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं इस पॉइंट P से पॉइंट P2 तक, P1 से P2 तक एक किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया, वेक्टर S, क्यों, इनिशियल पॉइंट था P1 और फाइनल था P2, तो इनिशियल पे उसका टेल और फाइनल पे इस वेक्टर का हेड है, तो सच ए वेक्टर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको फाइंड आउट करना है तो पोजीशन वेक्टर्स में से क्या करो, फाइनल वाले का पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल वाले का माइनस कर दो, R2 माइनस R1। अब इस वेक्टर को कंपोनेंट वाइज करोगे तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ये हमें क्या देगा, दिस विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो अब इन्हीं सब के बेसिस पे ये क्वेश्चन करो सब लोग। अब बॉय, अब देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बना देता हूं। मैप के ऊपर बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ उसके अपोजिट होगा, उस हिसाब से ईस्ट राइट साइड में होगा और वेस्ट लेफ्ट साइड में होगा। अब देखो
A boy starts from his home and walks for 500 meter ड्यू साउथ, साउथ की तरफ 500 मीटर गया, 400 मीटर ड्यू वेस्ट, फिर वेस्ट की तरफ 400 मीटर गया, एंड 200 मीटर ड्यू नॉर्थ टू रीच हिज स्कूल। उसका स्टार्टिंग पॉइंट था उसका होम, और फाइनली उसको स्कूल जाना है, राइट। अब 500 मीटर साउथ चल के, फिर 400 मीटर वेस्ट चला, फिर 200 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, फिर वो स्कूल में पहुंच गया। अब आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, एंड आई ऑल्सो हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। तो पहले डिस्टेंस सब लोग निकालो, फिर निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलो, जिनका आ जाए आंसर हैंड रेज करना। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड क्या है, देखो ड्रॉ कर लो पहले इसको, सबसे अच्छा तरीका है, हिंट दे रहा हूं, पहले सब क्या करो, होम का, होम से स्टार्ट किया, ठीक है, इसको मैं पॉइंट एच बोल देता हूँ, क्या है ये, होम है, घर से चले हैं 500 मीटर साउथ की तरफ, साउथ कहाँ पे डायरेक्शन, नीचे, देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना रखा है ना मैंने, उसके हिसाब से साउथ मेरा नीचे है, तो मैं इसको 500 मीटर नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच गया, कितना चल के, 500 मीटर। फिर इस पॉइंट से देन इट विल देन ही विल मूव 400 मीटर ड्यू वेस्ट, फिर वेस्ट किधर है, लेफ्ट साइड में, इधर से चला 400 मीटर, फिर 200 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ का है ऊपर, 200 मीटर नॉर्थ चला, तो ये चल के यहाँ पे आ गया, और इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट एस, जो कि स्कूल है। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस बताओ कितना आया भाई, पहले तो डिस्टेंस बताओ। 1100 meter. डिस्टेंस इज 1100 मीटर। कितने बच्चों को लग रहा है 1100 मीटर आंसर है? बाकी जिनको नहीं लग रहा उनको क्यों नहीं लग रहा भाई? अरे डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। अब एक्चुअल पाथ का मतलब क्या है, जितना वो चल के गया है, कितना चल के गया है, पहले 500 मीटर चले, फिर 400 मीटर चले, फिर 200 मीटर चले, तो इन सब को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, लेंथ, किसका, जो एक्चुअल में मैंने पाथ ट्रेवल किया है। तो जोड़ो भाई, पहले 500 मीटर चला साउथ की तरफ, फिर 400 मीटर चला वेस्ट की तरफ, फिर 200 मीटर चले नॉर्थ की तरफ, तो 500 प्लस 400 प्लस 200 इज नथिंग बट 1100 मीटर्स। तो डिस्टेंस तो आ गया 1100 मीटर्स। Yes, sir. अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाने वाला वेक्टर। तो इनिशियल पॉइंट क्या था, एच, और फाइनल पॉइंट एस है, होम से स्कूल की तरफ गए, तो ये जो वेक्टर है, ये ब्लू कलर में जो मैंने ड्रॉ किया, ये है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट था होम एच, और फाइनल पॉइंट है स्कूल एस, तो एच से एस की तरफ जाने वाला वेक्टर वही है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये ब्लू कलर का। अब यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर में दो दो ही चीज होती है बेटा, क्या, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। एक तो होगा मैग्नीट्यूड और एक होगी डायरेक्शन। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर इसकी डायरेक्शन निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वेक्टर का,
बताओ। देखो मैग्नीट्यूड तो निकालोगे लेंथ निकाल के इस वेक्टर की, और डायरेक्शन निकालने का है तो ये थीटा निकालोगे। अगर थीटा बता दोगे किसी एक वेक्टर के रेफरेंस में और लेंथ बता दोगे तो मिल गया हमें पूरा वेक्टर। वेक्टर में दो ही तो चीज होती है, एक तो लेंथ और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें थीटा से मिल जाएगी, लेंथ ये रही। तो अब कैसे निकालोगे एक बार ट्राई करो, सोचो कैसे पॉसिबिलिटी है। पहले सोचना जरूरी है, गलत सही जो मर्जी सोचो ताकि मैं सही आंसर बताऊं तो आपको समझ आ जाए। तन्वी आपका आ गया क्या वेक्टर? जिन बच्चों ने हैंड Yes, रेज कर रखा है उनका वेक्टर वेक्टर आ गया? नहीं नहीं, ठीक है। तो इस वेक्टर की लेंथ निकालेंगे सब लोग और ये एंगल थीटा निकाल लेंगे। जिनका आ गया अच्छी बात है, हैंड रेज कर लेंगे। बाकी सब लोग ट्राई करो, गलत सही एक अलग मैटर रहेगा, बस बस ट्राई करो। वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ एंड दिस थीटा। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जो डिस्प्ले पे अभी फिगर दिख रही है इस फिगर के ही ज्योमेट्रिकल तरीके से कुछ करके निकालो। लेंथ निकालो और एंगल थीटा दोनों निकल जाएंगे, निकालो। पहले लेंथ तो निकाल लो, थीटा अगर थोड़ा टफ भी हो। ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई कंस्ट्रक्शन करके कुछ और तरीके भी लगा सकते हो। बस एक बार ट्राई कर लो ताकि मैं जब बताऊं तब आपको थोड़ा याद रह जाए ये चीज। 2 2 मिनट 3 मिनट का टाइम ले लो, आज सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे सोल्व। 2 3 मिनट का टाइम ले लो आप। देखो एक और हिंट दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लूँ ऐसे, ये ग्रीन कलर की अभी जो बनाई, इसके हिसाब से क्या होगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा? येलो कलर में जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, है ना। अब ये ट्रायंगल शेड करने से बन गया येलो कलर वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में आप फॉर्मूले लगा लो। इसकी तीनों साइड मुझे, दो साइड मुझे पता है। एक साइड तो 400 मीटर है, दिख रही है। क्यों है? क्योंकि नीचे वाली दूरी भी 400 मीटर थी, है ना। नीचे जो दूरी है इन दोनों पॉइंट के बीच की वो 400 मीटर थी, तो ये नीचे वाली साइड मेरी 400 मीटर है। ये भी मुझे पता चल सकती है इसकी ऊंचाई, वो कर लो, इसको निकाल लो। एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे निकल जाएगी। फिर ये थर्ड साइड का लेंथ मैं निकाल पाऊंगा बाय यूजिंग सम फॉर्मूला। करो सब लोग इस तरीके से।
ये वाली लेंथ निकालनी है मुझे, कुछ बच्चों की आ गई है आंसर। कितने बच्चे कर रहे हो इसको? जो कर रहे हो वो हैंड रेज करो, नहीं कर पा रहे तो अलग बात है। हाँ करते रहो, टाइम दे रहा हूँ मैं अभी, करो सब लोग। करेक्ट आंसर तो हम निकाल ही लेंगे, बट आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, करो बेटा। सही आई है आपकी सबकी। तन्वी आपका आंसर ठीक है बेटा, और रिया आपका भी आंसर सही है डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन आपने मैग्नीट्यूड निकाला है अभी खाली डिस्प्लेसमेंट का। वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट थीटा। अभी थीटा के लिए भी ट्राई करो दोनों, सब लोग थीटा भी निकालेंगे। थीटा भी निकल गया तन्वी आपका? Yes, sir. कितना आया वैल्यू थीटा का? 55. 55 आ रहा है, अच्छा ठीक। आपका भी निकल गया रिया बेटा थीटा? Yes, sir. कितना आया है? Sir, 55. 55। चलो 55 एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा लगाएगा, बट हम लोग कर लेंगे ट्राई, ठीक है। काफी क्लोज है 55 के, बट ठीक। ठीक है चलो भाई, अब आओ कर एक इसको देख लेते हैं। इतना हो गया, अच्छा है। द होल पर्पस, मेरा पूरा पर्पस यही था कि आप लोग ट्राई करें, अपने स्टेप्स देखें और फिर करेक्ट आंसर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया है, ठीक है। और 25 तो नहीं है बेटा, 53 आंसर आएगा अगर किसी का आया है तो। 400 आपको नीचे वाला डायमेंशन दिख गया। अब ये क्या आएगा, ये आएगा 500 में से 200 ये वाला घटा दो, तो 300 मीटर तो ये आ गया। एक साइड 300 मीटर, एक साइड 400 मीटर। तो ये वाली साइड मैं अगर निकालना चाहूँ जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर इज समथिंग कॉल्ड एज 300 मीटर का स्क्वायर एंड 400 मीटर का स्क्वायर। इन सबको करोगे तो एच इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 90000 प्लस 160000। इसको सोल्व करोगे तो एच आपका आएगा 500 मीटर। तो ये मेरी दूरी आ गई इसकी 500 मीटर, यानी लेंथ ऑफ दिस येलो वेक्टर इज नथिंग बट 500 मीटर। अब मुझे थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकाल सकते हैं, टेंजेंट थीटा लगाओ। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब थीटा निकालते हैं तो परपेंडिकुलर वो होता है जो इसके जस्ट सामने वाली साइड होती है। तो थीटा के जस्ट सामने जो साइड है, जस्ट सामने कौन सी है, 400। तो 400. 400 डिवाइडेड बाय बेस, बेस इज बचा वाला 300। तो टेंजेंट थीटा है 400 डिवाइडेड बाय 300, इसी को मैं लिख सकता हूँ 4/3। तो थीटा क्या आएगा, 10 इनवर्स ऑफ 4/3। ये वैल्यू क्या आएगी बताओ। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं 55, कुछ बोल रहे हैं 25। ये वैल्यू आएगी बेटा 53 डिग्री। ये कैसे आएगी, या अगर आपको याद हुआ मैजिक ट्राइंगल तो ये 53 आ जाएगी, नहीं तो एग्जाम में ये नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 53 आप किसी भी फॉर्मूले में ए बी वगैरह में यूज करके बड़े मुश्किल से निकाल पाओगे, निकाले तो, क्योंकि 53 एक तो प्राइम नंबर है वैसे भी, तो इसका कटने का या फिर कुछ उसके फैक्टर्स निकलने का चांस बनेगा नहीं। एक आपको मैंने ट्राइंगल बताया था, मैजिक ट्राइंगल, जब हम मैथमेटिकल टूल्स देख रहे थे, तो उसमें ऐसा था कि 3
4 और 5, अगर इस रेशियोज में साइड थे तो एक एंगल था 37 डिग्री जो 3 के सामने वाला था, और 4 के सामने वाला जो था दैट वाज 53 डिग्री। जब मैं बता रहा था ना कि वैल्यूज रट लेना, जो अगर ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज आ जाएं तो इस तरीके से करना। 53 डिग्री अगर निकालना है, 37 निकालना है, तो उस ट्राइंगल में रेशियोज होंगे जो साइड के, वो ये होगा 3, 4 और 5, इस रेशियो में होंगे। अब रेशियो का मतलब ये होता है कि ये साइड्स ऐसे भी हो सकती हैं बेटा, 3, 4, 5 होना जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकती है 300, 400, 500, इस तरीके से भी ये साइड्स हो सकती है, तो भी एंगल 37, 53 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो 400/300, हमें तो टेंजेंट थीटा में इंटरेस्ट है ना, तो टेन थीटा तो रेशियो होता है किसका, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब उसको 400/300 दो चाहे 4/3 दो, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। तो टेंजेंट थीटा 400/300 इज इक्वल टू 4/3। तो इसमें क्या होगा, इसमें 400/300 हो जाएगा नीचे वाले ट्राइंगल में, इसमें होगा तो 4/3 हो जाएगा, तो एंगल तो सेम रहेगा। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से आप देखो कि आपको ये ट्राइंगल दिखा जिसमें एक साइड थी 300, एक थी 400, एक थी 500, तो 3:4:5 के रेशियो में थे ये येलो ट्राइंगल में। दिस मींस कि इसका 400 यानी 4 के अपोजिट वाला जो थीटा है दैट इज गोइंग टू बी 53 डिग्री, और जो 3 के अपोजिट वाला है दैट इज गोइंग टू बी 37 डिग्री। 37. अब यूज कर पाओगे ना इस मैजिक ट्राइंगल को आगे से, Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. क्योंकि बेटा यहाँ तक आगे होंगे कुछ स्टूडेंट tan इनवर्स 4/3, उसके बाद क्या करना है। तो अगर आपको मैजिक ट्राइंगल याद होता, क्योंकि देखो ये वैल्यूज रिपीट होती है एग्जाम्स में 37, 53, इसलिए आपको बताई गई थी। तो अगर आपको ये पता होता तो आप लोग ये इस स्टेप में ही नहीं पढ़ते, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, लास्ट इधर लिखा है, सीधा दिखता कि सर मुझे तो ट्राइंगल दिख रहा है, बस हो गया 53 डिग्री लिखते, हो गया काम। तो ये कर पाओगे ना सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो।